हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह आपको अपने चैनल बच्चों आपका स्वागत बंदन करते हैं। जैसा कि बच्चों हम लोग बीएससी फर्स्ट सेम जूलॉजी में हम लोग यूनिट सेकंड पढ़ रहे थे और यूनिट सेकंड में लास्ट क्लास में हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया पढ़े थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बच्चा एक दूसरा सेल ऑर्गेनेल जिसका नाम है पैराक्सीसोम। ठीक, इस यूनिट को सेकंड यूनिट को हम लोग पूरा फिनिश करेंगे आज। उसके बाद थर्ड यूनिट भी स्टार्ट करेंगे जिसमें न्यूक्लियस हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पैराक्सीसोम जो नया टॉपिक है आप लोगों को। ठीक, पैराक्सीसोम की अगर हम बात करें बच्चा, देखिए these structure was first described from the liver and kidney by the रॉडिन। रॉडिन एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर को सबसे पहले किससे, लीवर और किडनी से क्या किया कि उसको डिस्ट्रैक्ट किया या उससे प्राप्त किया। हाँ, किस सन में, 1954 में ना। इन प्लांट सेल दे वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन जर्मिनेटिंग सीड बाय द टॉलबर्ट यामाजाकी इन 1969 ना। टॉलबर्ट यामाजाकी करके एक साइंटिस्ट थे बेचारे। ये जर्मिनेटिंग सीड, जो सीड होता है ना, पौधों का जो सीड होगा जब वो जर्मिनेट करता है, तो जर्मिनेट आप लोग पढ़े होंगे सीड जर्मिनेशन, उसमें प्लीमियन और रेडिकल होता है, फ्रांकुर और बुलांकुर, जो आगे चल के क्या प्लांट के रूप में डेवलप करता है ना। तो उसी में सबसे पहले इसको देखा गया था। द टर्म पैराक्सीसोम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द डी डुबे एंड कॉल्ड एज यूरिकोसोम ना। सबसे पहले इसको भाई जो टर्म है पैराक्सीसोम को वो किसने ऑब्जर्व किया, उसने डी डुबे एंड कॉल्ड यूरिकोसोम, उसको क्या नाम दिया, उन्होंने यूरिकोसोम का नाम दिया ना। इट इज राउंडेड ओआरआर ओवल ओआरआर स्फेरिकल इन शेप। ये कैसा होता है बच्चों, ये राउंडेड होता है, ओवल होता है या स्फेरिकल होता है इन शेप ना। इट्स डायमीटर इज अबाउट 0.1 टू 0.5 म्यूएम। इसका जो डायमीटर होता है 0.1 से 0.5 म्यूएम होता है ना। इट इज सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर, ये यूनी मेम्ब्रेनस होता है या सिंगल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, एक मेम्ब्रेन केवल पाया जाता है, आप लोग देख रहे हो ना। इट हैव ए सेवरल इंपॉर्टेंट इंजाइम, इसके पास कई इंपॉर्टेंट इंजाइम होते हैं, लाइक ऑक्सीडेज ना, कैटलेज। हमने आपको बताया था लास्ट में जिसके एज लगा होता है, सफिक्स होता है, वो आपके क्या होते हैं बच्चा, वो आपके इंजाइम होते हैं। जैसे यहाँ पे एज लगा है लास्ट में, यहाँ पे कैटलेज होते हैं। जैसे आप लोग प्रेजेंट इंडिफिनिट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़े होंगे ना, काल जिसको बोलते हैं ना, तो काल में प्रेजेंट टेंस जिसको वाक्य अंत में था है, सी है, कंटिन्यूअस जिस वाक्य अंत में रहा है रुई है, प्रेजेंट परफेक्ट चुका है चुकी है लास्ट में आया तो हम जान जाएंगे ये टेंस है फला फला ना। तो उसी प्रकार इंजाइम का भी एक नेचर होते हैं, इंजाइम सब प्रोटीनस नेचर के होते हैं और उसके लास्ट में एज सफिक्स लगा होता है, हम जान जाते हो ये इंजाइम होते हैं, बोलो भैया। हाँ, तो ऑक्सीडेजेस कैटलेजेस दो मेन इंजाइम होते हैं ना। पैराक्सीसोम जनरली कंटेन द ऑक्सीडाइजिंग इंजाइम, ये जनरली ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम को कंटेन किए रहते हैं, विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन ना। इसका मेन रोल होता है ऑक्सीडेशन में या डिटॉक्सिफिकेशन में ना। डिटॉक्सिफिकेशन बोले तो जहर को नष्ट करने में, डिटॉक्सिफिकेशन देखिए लिखा गया है ना। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें बच्चा इसकी, तो ये देख रहे हैं लिपिड बाइलेयर है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये क्रिस्टलाइन कोर है ना, क्रिस्टलाइन ये कोर ये पाया जाता है, क्रिस्टलाइन कोर, और ये बीच बीच में क्या है, साइटोप्लाज्म है ना। क्रिस्टलाइन कोर ये ऑलवेज कह सकते हैं, कभी कभी ये देखा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर स्फेरिकल स्ट्रक्चर जो दिख रहा है ये किसका है, ये पैराक्सीसोम का स्ट्रक्चर है ना। अब देखेंगे बच्चा इसका हम जनरली जो भी हमने स्ट्रक्चर देखा उसके बाद इसका वो देख लेंगे। पैराक्सीसोम इज डिस्क्रिप्शन इस स्ट्रक्चर का। पैराक्सीसोम इज स्फेरिकल स्ट्रक्चर। पैराक्सीसोम कैसा होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, कंपोज्ड ऑफ आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग इसका होता है, आउटर प्रोटेक्टिंग कवरिंग क्या, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना। उसके बाद आगे देखेंगे आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड लिपिड बाइलेयर होता है। साइटोप्लाज्म ऑफ पैराक्सीसोम कंटेन ऑक्सीडेजेस एंड हाइड्रोलाइजेज एंजाइम। जो साइटोप्लाज्म होता है पैराक्सीसोम का बच्चा क्या कंटेन किया रहता है, ऑक्सीडेज और हाइड्रोलेज एंजाइम कंटेन किया रहता है ना।
विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्सीडेशन, जो ऑक्सीडेशन में रोल प्ले करते हैं। ठीक, अब फंक्शन की अगर हम बात करें इसकी, तो इट इज, देखिए पहला फंक्शन क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स इन बोथ प्लांट एंड एनिमल। ये सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, थोड़ा इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण ऑर्गेनल्स है किसका, प्लांट और एनिमल दोनों का ना, क्योंकि दोनों में पाया जाता है। इट इंक्रीज ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस ड्यूरिंग द एडवर्स कंडीशन। ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस आप जानते हो, जैसे आपके बॉडी में बच्चा जब कभी भी न तो ग्लूकोज रहे ना तो फैट रहे आपके ना, क्योंकि आप जानते हो एनर्जी का सबसे मेन सोर्स आपका ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज आपके शरीर में जब ज्यादा बनने लगता है तो आपका लीवर और पेनक्रियाज जो होता है, लीवर और मसल जो होता है, वो क्या करता है, वो आवश्यकता से अधिक ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में स्टोर कर देता है ना, तो उसको ग्लाइकोजेनेसिस प्रोसेस कहते हैं। और एक प्रोसेस जब भाई वो कुछ घंटों तक होगा, 10 से 20 घंटों तक आप भोजन नहीं लिए, तो वही ग्लाइकोजन जो लीवर और मसल्स में स्टोर है फिर ग्लूकोज में चेंज होता है ना, उस प्रोसेस को ग्लाइकोजिनोलिसिस बोलते हैं, कि ग्लाइकोजन ग्लूकोज में पुनः चेंज होता है। लेकिन उसके बाद भी अगर बच्चों आपके बॉडी में एनर्जी नहीं बनता ना, आपको क्योंकि सभी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो उस एनर्जी को भाई एक नए प्रोसेस के द्वारा, जो आपका प्रोटीन वगैरह है और बॉडी के कंपोनेंट कुछ हैं ना, उससे क्या होगा कि हम ग्लूकोज बनाएंगे ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूको मतलब ग्लूकोज, नियो मतलब नया, जेनेसिस मतलब बनना, यानी ग्लूकोज का नया बनना क्या कहलाता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस कहलाता है। समझ में बच्चों, तो ये ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस में हेल्प करता है ड्यूरिंग एडवर्स कंडीशन। एडवर्स मतलब जब आपके लिए कंडीशन सही न रहे ना, उस दौरान मतलब ग्लूकोज आपके शरीर में बिल्कुल भी न रहे, फैट वगैरह या प्रोटीन वगैरह से आपके बॉडी में क्या मिले, आपके बॉडी में ग्लूकोज बने ना, एनर्जी मिले, तो उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं ना। द लीव्स ऑफ प्लांट ऑक्सीसोम प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन फोटो रिस्पायरेशन। जो प्लांट होते हैं उसमें फोटो रिस्पायरेशन हेल्प करता है। इन प्लांट इट इन्वॉल्व इन द ऑक्सीडेशन ऑफ द ग्लाइकोलेट साइकिल में हेल्प करता है ना। ड्यूरिंग द फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट H2O2 is formed and the breakdown of the into water and oxygen with the catalase ना। ये H2O2 होता है कैटलेस करके ना, ये H2O और ऑक्सीजन में इसको ब्रेक डाउन करता है। पेरोक्सीसोम प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम द टॉक्सिक सब्सटेंसेस। किसी भी सेल को ये क्या करता है, ये प्रोटेक्ट फ्रॉम टॉक्सिक, जो जहरीले पदार्थ होते हैं ना, जहर और होते हैं सेल के अंदर, उसको क्या करता है, ये नष्ट करने का कार्य करता है। ये पेरोक्सीसोम का क्या हुआ बच्चा, ये जनरली स्ट्रक्चर और इसका फंक्शन हुआ ना। अब हम बात करेंगे बच्चा एक नया सेल ऑर्गेनेल्स आपके सामने, जिसका नाम क्या है, इसका नाम राइबोसोम है। अब राइबोसोम के विषय में हम लोग क्या करेंगे, आज डिस्कस करेंगे ना। देखिए राइबोसोम क्या है बच्चों, ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है, या कह सकते हैं कि इसके पास मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता ना। ये बहुत छोटा कह सकते हैं, मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनेल्स होता है, जो प्लांट और एनिमल दोनों में पाया जाता है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है ना। देखेंगे अगर राइबोसोम आर द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स कंपोज्ड द आरएनए एंड प्रोटीन। जो किसका बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कन्वर्ट जेनेटिक कोड इनटू चेन ऑफ अमीनो एसिड। जो जेनेटिक कोड होता है उसको अमीनो एसिड में चेंज करता है। या एक और डिफिनेशन है, ए राइबोसोम इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर मशीन फाउंड इनसाइड द लिविंग सेल दैट produce protein from amino acid during the process called protein synthesis or translation. The process of protein synthesis is a primary function which performed by the all living cells, जो सभी living cell के द्वारा परफॉर्म होता है। राइबोसोम इज नॉन मेम्ब्रेनस सबस्टेंस, non-membranous structure. It is discovered by George Palade 1955 में जॉर्ज पैलाडे ने इसको डिस्कवर किया। It is either present in cytoplasm or are attached with the membrane of endoplasmic reticulum। आपको पता है एक यूकैरियोटिक नॉर्मल सेल जो रहता है ना, ये क्या है, ये नॉर्मल सेल जो है वो साइटोप्लाज्म में भी पाया जाएगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। उसके अलावा भाई आपके कुछ सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और आपका प्लास्टिड, उसमें भी राइबोसोम स्वयं का पाया जाता है ना। तो राइबोसोम वहां भी पाया जाता है। ठीक, अब बात करें बच्चा अकरेंस की। राइबोसोम आर फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। राइबोसोम सभी यूकैरियोटिक सेल में फाउंड होता है, पाया जाता है।
प्रोकैरियोटिक सेल यूकैरियोट और प्रोकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक, इट इज एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स एंड स्पर्म। ये मैच्योर आरबीसी जो मैमल्स का होता है उसमें एब्सेंट होता है, और किस में एब्सेंट होता है बच्चा, स्पर्म में ना, जो मैमल्स के स्पर्म जो होता है और दूसरे जंतु का उस स्पर्म या मेल गैमेट में भी एब्सेंट होता है। नेक्स्ट बात करें बच्चों अगर नंबर की इसकी, तो प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन अबाउट द 1000 राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है 1000 राइबोसोम को कंटेन किया रहता है, व्हाइल यूकैरियोटिक सेल कंटेन 1 मिलियन और इवन मोर राइबोसोम। जो यूकैरियोटिक सेल होता है वो 1 मिलियन या इससे भी अधिक राइबोसोम को क्या किया रहता है, कंटेन किया रहता है। यानी प्रोकैरियोट में राइबोसोम कम रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में ज्यादा रहेगा ना। और राइबोसोम को देखिए एक और नाम हम जानते हैं राइबोसोम, देखिए ऊपर लिखा है राइबोसोम अदर नेम प्रोटीन फैक्ट्री और इंजन ऑफ द सेल। तो राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं, इंजन ऑफ द सेल ना। साइज 150 से 200 एंगस्ट्रॉम होता है, तो इसको इंजन ऑफ सेल या प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से भी हम क्या करते हैं जानते हैं। जैसे गाड़ी की इंजन अगर बढ़िया है तो इंजन बढ़िया है तो भाई गाड़ी खूब भागेगा ना। हो नया नया गाड़ी जैसे इंजन एकदम नवा नवा होता है, खूब भागता है, चक के भागेगा, और धीरे धीरे उसका इंजन कमजोर होने लगता है तो उसकी स्पीड और वो सब भी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाता है। बोलो भाई ना। नेक्स्ट है टाइप्स, अगर राइबोसोम के टाइप्स की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ द सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ना, राइबोसोम आर 2 टाइप ना। यस फॉर जो 70s और 80s राइबोसोम होता है, ये यस फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट या इसको स्वेडबर्ग यूनिट बोलते हैं ना। स्वेडबर्ग नामक साइंटिस्ट है जो वो एक यूनिट के नाम से ही जाना जाता है, स्वेडबर्ग या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ना। यस फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, यस जो है स्वेडबर्ग यूनिट है, देखिए यहाँ दिखा गया है। ये 2 प्रकार का होता है, पहला 70s दूसरा 80s ना। पहला 70s और दूसरा का 80s राइबोसोम। ठीक, 70s राइबोसोम की अगर हम बात करें बच्चों, 70s राइबोसोम आज स्मॉलर इन साइज। 70s राइबोसोम ये स्मॉलर इन साइज होता है, थोड़ा छोटा होता है। ये राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेल ऑर्गेनेली है, ये एग्जाम में पक्का पूछता है, आप लोग बच्चों इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर हम 70s राइबोसोम की बात करें, 70s राइबोसोम आज स्मॉलर इन साइज, थोड़ा छोटा होता है साइज में। इट हैव 2 सब यूनिट, इसके बाद 2 सब यूनिट होता है, स्मॉलर 30s यूनिट एंड लार्जर 50s सब यूनिट ना। स्मॉलर जो 30s सब यूनिट होता है और लार्जर जो होता है वो लार्जर आपका 50s सब यूनिट होता है। बोथ सब यूनिट कंटेन द आरआरएनए एंड प्रोटीन, दोनों सब यूनिट क्या कंटेन किया रहता है, आरआरएनए राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। दिस टाइप ऑफ राइबोसोम फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, इस प्रकार का राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है बच्चों। ठीक, अगर हम स्ट्रक्चर देखें, ये देखिए 30s ये 50s राइबोसोम। अब 30s राइबोसोम जो है ये 50s में ऐसे धंसा होता है। अब ये 30-50 जोड़ेंगे, कहेंगे सर जी 80s हो गया, नहीं। जैसे कपड़ा दर्जी बनाता है, कुछ कपड़ा भाई अंदर मोड़े रहता है, आप खा पी के हचक के मोटा जाओ तो लेके जाओगे कपड़ा, कहोगे हम मोटे हो गए, तनी से शर्ट हमारी क्या करो ढीला कर दो, तो नीचे जो मोड़ा रहेगा वही खोल देगा, तो वही ढीला हो जाएगा थोड़ा, तो वही हाल है। तो इसका जो ये होता है यूनिट इसके अंदर, ये 50s इसके अंदर धसा होता है, जिसके कारण ये रिड्यूस हो जाता है, यहाँ भी इधर। ठीक, तो ये 30s स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट 50s का बना होता है। जो 30s होता है इसमें आरआरएनए और प्रोटीन होता है, और आरआरएनए में 16s आरआरएनए होता है और 21 प्रोटीन होता है। ठीक, और इसमें 23s आरआरएनए, 23s आरआरएनए, उसके बाद 5s आरआरएनए प्लस 34 प्रोटीन होता है ना। ये फिगर आपका किसका है, ये 70s राइबोसोम का। अगर हम 80s राइबोसोम की बात करें बच्चा, इट इज लार्जर इन साइज, ये थोड़ा सा बड़ा होता है, कंसिस्ट कप शेप्ड स्मॉलर 40s सब यूनिट, स्मॉलर 40s सब यूनिट एंड लार्जर 60s सब ना। इट आल्सो कंटेन आरआरएनए एंड प्रोटीन, ये आल्सो क्या कंटेन किया रहता है, आरएनए राइबोसोमल आरएनए एंड प्रोटीन को कंटेन किया रहता है। इट मॉलिक्यूलर वेट अबाउट द 14 इंटू 10⁶, 40 गुणे 10/6 इसका क्या है, इसका मॉलिक्यूलर वेट है ना, डाल्टन। इट इज फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल, ये सभी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है ना। और देखिए ये 40s और ये 60s, 40s और 60s इसमें आरआरएनए प्रोटीन का बना होता है, जिसमें
40s में 18 ESR होता है और 60s में क्या होता है 28 ESR 5.8 ESR और 5 ESR ना। 28 ESR 5.8 ESR और 5 ESR पाया जाता है 60s जो बड़ा सब यूनिट होता है, यानी RNA और प्रोटीन का ना। और एक चीज और बता दें बच्चों, इसमें जो ये दोनों सब यूनिट को जोड़ने के लिए जो होता है, ये यहाँ पे मैग्नीशियम आयन होता है। क्या होता है? Mg++ मैग्नीशियम आयन होता है जो दोनों सब यूनिट को क्या करता है, जोड़ने का कार्य करता है। जैसे यहाँ दोनों सब यूनिट जुड़ा है ना दशा इसके अंदर, तो मैग्नीशियम आयन होता है। ठीक, अगर केमिकल कंपोजिशन की बात करें बच्चों इसकी, तो देखिए राइबोसोम आर केमिकली कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, क्योंकि राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन दोनों से मिलकर बना होता है। 70 राइबोसोम कंटेन मोर आरएनए एंड लेस प्रोटीन। जो 70 राइबोसोम होता है ज्यादा आरएनए होता है, कम प्रोटीन होता है। वाइल 80 राइबोसोम कंटेन लेस आरएनए एंड मोर प्रोटीन। जो 80 राइबोसोम होता है उसमें कम आरएनए होता है लेकिन प्रोटीन ज्यादा होता है। देखिए 70 है तो 60 से 65% आरएनए और 30 से 40% प्रोटीन। 80 है 45% आरएनए 55% प्रोटीन, मतलब ज्यादा है रेशियो ना। और अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चा राइबोसोम की, तो राइबोसोम के फंक्शन की बात करें तो राइबोसोम इज रिस्पांसिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम किसके लिए रिस्पांसिबल होता है? प्रोटीन सिंथेसिस के। डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रोटीन, स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन एंड सिंथेसाइज्ड बाय द राइबोसोम। राइबोसोम में स्ट्रक्चरल प्रोटीन, फंक्शनल प्रोटीन, एंजाइमेटिक प्रोटीन सब राइबोसोम में बनते हैं। और राइबोसोम को इंजन ऑफ द सेल बोलते हैं ना, या प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल भी बोलते हैं ना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। उसके अलावा इंजन ऑफ द सेल भी राइबोसोम को बोलते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं सेल ऑर्गेनेल्स है, जो जनरली कह सकते हैं चाहे प्रोकैरियोट हो यूकैरियोट सब में ये जनरली क्या होता है, ये पाया जाता है ना। अब हम बात करेंगे बच्चा, ये आपका समाप्त हुआ कह सकते हैं। अब दूसरा एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो आपके सामने है, न्यूक्लियस। ये यूनिट थर्ड का है। ये यूनिट किसका है? ये यूनिट थर्ड का है। आज हम इसको भी क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे न्यूक्लियस को भी ना। चलिए देखते हैं बच्चा न्यूक्लियस आखिर होता क्या है ना। न्यूक्लियस ये लार्जर या लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स बोला जाता है आपका। न्यूक्लियस इज ए स्फेरिकल स्ट्रक्चर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल कॉल्ड ब्रेन ऑफ द सेल ना। ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है जिसको ब्रेन ऑफ द सेल बोलते हैं। कोशिका का ब्रेन या मस्तिष्क भी बोलते हैं ना। केंद्रक को कोशिका का क्या बोलते हैं? मस्तिष्क बोलते हैं ना। बिकॉज इट रेगुलेट द ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द सेल। क्यों? क्योंकि सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को ये रेगुलेट करता है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831। जैसे आपके बॉडी को कंट्रोल कौन किया है? ब्रेन। अगर ब्रेन कंट्रोल ना करता तो क्या होता? पगला के टहलने लगते, गजनी हो जाते, हाँ पगला जाते एकदम। बोलो भाई, हाँ कि चलते रास्ते पे किसी को गरिया देते, किसी को ढकेल देते, किसी कुछ भी कर देते हैं। तो भाई आपके बॉडी को बैलेंस कौन किया है? आपके जुबान को, आपकी बॉडी को, सब प्रोसेस को कंट्रोल ब्रेन किया है। उसी प्रकार एक सेल को कंट्रोल करने का कार्य कौन करता है? न्यूक्लियस ही करता है। कौन करता है? न्यूक्लियस। क्योंकि सेल में न्यूक्लियस है तो पूरे फंक्शनल एक्टिविटी जो सेल में होंगे बिना न्यूक्लियस के आदेश के नहीं होंगे। क्योंकि चीफ कमांडर इन चीफ होता है ये सेल का, है ना। क्योंकि सेल जो आर्मी ऑफिसर में कमांडर इन चीफ होता है, बिना उसके आदेश के भाई अटैक नहीं होता या कुछ भी काम नहीं होता ना। सब उसकी परमिशन लेते हैं। तो वही हाल है, न्यूक्लियस का सब परमिशन लेते हैं सेल के अंदर। चाहे गाल्गी बॉडी हो, ईआर हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, पैराक्सीसोम हो, राइबोसोम है, बिना न्यूक्लियस के आदेश का कोई फंक्शन नहीं होगा। इसीलिए इसको कोशिका का मस्तिष्क बोलते हैं या रिमोट कंट्रोलर ऑफ द सेल बोलते हैं। इसके कोशिका का क्या बोलते हैं? रिमोट कंट्रोलर भी बोलते हैं। अकरेंस की बात करें, ए ट्रू न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। ए ट्रू न्यूक्लियस फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल। सभी यूकैरियोटिक सेल में ए ट्रू सत्य न्यूक्लियस पाया जाता है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स। मैच्योर आरबीसी ऑफ मैमल्स में क्या होता है? नहीं पाया जाता। सीप ट्यूब में भी नहीं रहेगा, प्लांट के फ्लोएम में भी नहीं पाया जाएगा, ट्रैकीट और वेसल्स ऑफ जाइलम में भी प्लांट सेल में ये है नहीं पाया जाएगा। पोजीशन की बात करें, जनरली सेंट्रिक बट इन पेरिफेरल इन एडिपोसाइट फैट सेल या उसमें क्या होता है? पेरिफेरल होता है ना, जनरली सेंट्रिक भी होता है। एंड बेसल इन द कॉलुमनर सेल। कॉलुमनर जो इपीथेलियम सेल होता है उसमें बेसल पोजीशन होता है। मोस्ट प्लांट सेल एक्ससेंट्रिक ड्यू टू लार्ज सेंट्रल वाइट होल। प्लांट सेल में क्या होता है? सेंटर से थोड़ा सा दूर होता है।
क्योंकि सेंटर में क्या पाया जाता है, क्योंकि सेंटर में पाया जाता है आपका वैक्यूल्स पाया जाता है ना, जिसके कारण वो पेरिफेरल में पाया जाता है ना। नेक्स्ट नंबर की बात करें बच्चों अगर न्यूक्लियस की, तो इसमें है मोस्टली द सेल आर मोनोकैरियोटिक बट मे बी ए न्यूक्लिएट आरबीसी ऑफ मैमल, यानी मोनोकैरियोटिक होता है, एक न्यूक्लियस होता है, लेकिन कुछ सेल क्या होता है ए न्यूक्लिएट, मतलब न्यूक्लियस नहीं होता है, जैसे आरबीसी ऑफ मैमल। यूनि न्यूक्लिएट, बाई न्यूक्लिएट, यूनि न्यूक्लिएट भी होते हैं, बाई न्यूक्लिएट पैरामीशियम में 2 न्यूक्लियस, एक बीन शेप एक स्फेरिकल, एक बीन या किडनी शेप का होता है और एक स्फेरिकल गोला होता है, गोलाकार होता है ना। पैरामीशियम में 2 प्रकार के, ये 2 न्यूक्लियस 2 प्रकार के होते हैं, ठीक। एंड मल्टी न्यूक्लिएट भी होते हैं, मतलब कई न्यूक्लियस पाया जाता है किसी सेल में, तो उसका नाम है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल जो आपका है यानी पेशी, कंकाली पेशी, ऐसा पेशी, ऐसा मसल जो आपके बोन से अटैच होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, स्केलेटल मसल बोलते हैं ना। उसमें भी क्या होते हैं, उसमें भी न्यूक्लियस ढेर संख्या में पाया जाते हैं, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, मल्टी न्यूक्लिएट बोलते हैं ना। उसके बाद अगर हम देखेंगे बच्चा नेक्स्ट शेप एंड साइज, क्या शेप एंड साइज ना, इसके आकार और साइज को अगर हम बात करें, हाँ चलिए generally nucleus is spherical in shape, but in some organism it is bean, it is bean या किडनी शेप। ये कैसा होता है, बीन, सेम के बीज के आकार का, बीन मतलब सेम के बीज के आकार का, या किडनी शेप का होता है। इस साइज अबाउट 1 से 25 म्यू ना इन डायमीटर, 1 से 25 म्यू इसका साइज होता है डायमीटर में। ओके बच्चों, उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें, देखो ये देखो ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर, ठीक। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर। कितना है, डबल मेम्ब्रेनस। आपका न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया का डबल मेम्ब्रेनस, जो प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट होता है वो भी डबल मेम्ब्रेनस हो गया। तो बहुत सारे कुछ सेल ऑर्गेन्स होते हैं जो डबल मेम्ब्रेनस होते हैं, उसमें से एक न्यूक्लियस भी होता है, डबल मेम्ब्रेनस होता है ना। उसके बाद ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका होता है ना, ये न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, ये न्यूक्लियर पोर होता है ना, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसमें पाया जाता है, रफ, ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब न्यूक्लियस की बात करें, इसको ब्रेन ऑफ द सेल या वो क्यों बोलते हैं, क्योंकि भाई यही प्रोटीन बनाता है ना, यही एंजाइम बनाता है, यही सब सारा इंफॉर्मेशन जो सेल के अंदर होना रहेगा। अगर सेल में कोई बैक्टीरिया वायरस इंटर कर रहे हैं तो उसके लिए ये न्यूक्लियस क्या करेगा, वो प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन आगे चल के आपका ईआर में जाएगा, ईआर से फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, फिर लाइसोसोम बनेगा, लाइसोसोम फिर वो जाके उस बैक्टीरिया वगैरह से फ्यूज करके तो उसको सेल को प्रोटेक्ट करेगा ना। आप इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने आपको बताया था, तो यहीं पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा, यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन भी यही होता है, डीएनए से एमआरएनए बनेगा। ये देखो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ना, ये न्यूक्लियर पोर हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये क्रोमैटिन थ्रेड, देखिए लिखा नहीं गया है, क्रोमैटिन थ्रेड। ये किसका बना होता है, ये डीएनए, आरएनए और प्रोटीन का बना होता है ना बच्चा। अब ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्रोमैटिड दिख रहा है, क्रोमैटिन थ्रेड दिख रहा है, क्रोमैटिन धागे दिख रहा है ना। ये क्रोमैटिन धागे डीएनए का बना होता है, आरएनए और प्रोटीन का ना। अब इसमें से सोचो न्यूक्लियस का बहुत छोटा भाई, उसका साइज आपका कितना है, साइज न्यूक्लियस का लगभग 1 से 25 म्यू है ना। लेकिन अब डीएनए क्या है, डीएनए भाई आपका लगभग 8 से 10 मीटर का डीएनए है, तो उस छोटे से न्यूक्लियस में 1 से 25 म्यू का न्यूक्लियस है, उसमें आ ही नहीं पाएगा। तो प्रोटीन का करता है, प्रोटीन भैया उस न्यूक्लियस के को सुपर क्वाइलिंग कर देता है। अगर जैसे मान लीजिए आपका 15 बाई 15 का कमरा है ना, उसमें हम कह सकते हैं कि 50 मीटर की रस्सी रखना है, रख पाओगे, नहीं रख पाओगे, लंबाई में तो ऐसे खड़े खड़े नहीं रख पाओगे ना, उसको हम क्वाइल्ड कर दें। अगर हम क्वाइल्ड कर दे पूरे रूम में तो क्या हो सकता है, वो आराम से आ सकता है। तो सेम उसी प्रकार डीएनए बहुत बड़ा होता है, न्यूक्लियस में आ नहीं सकता, तो प्रोटीन क्या करता है, उसको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में ऐसे क्वाइल्ड कर देता है, और क्वाइल्ड करके उसको प्रोटीन सुपर क्वाइलिंग मॉडल ऑफ द डीएनए आप पढ़ोगे जब, तब वो समझ में आएगा।
तो न्यूक्लियस को ऐसे न्यूक्लियस के अंदर डीएनए को थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के रूप में कॉइल्ड करके न्यूक्लियस में अरेंज कर देता है ना। तो इसीलिए डीएनए क्या होता है, डीएनए निगेटिवली चार्ज होता है हमेशा ना, और प्रोटीन क्या होता है, ये पॉजिटिवली चार्ज होता है। इसमें फास्फेट होता है जिसके कारण ये निगेटिवली, और इसमें भाई जो आपका कह सकते हैं अमीनो एसिड के डेरिवेटिव फॉर्म में जो बॉन्डिंग होता है उसके कारण ये पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए ये हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप यहाँ होता है। सो कि डीएनए और प्रोटीन हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ, साथ ही मरते दम तक ना, चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल है जीना, पता नहीं क्या है पीना ना, मिलके हम ना होंगे जुदा, आप कसम खा लो। तो यही सेम, जब तक सेल का कोई स्ट्रक्चर है, सेल की वजूद तभी तक है जब तक डीएनए और प्रोटीन प्रेजेंट है ना। तो मतलब कहने का ये आशा है, चाहे कुछ भी हो जाए, अगर ये डीएनए और प्रोटीन एक साथ है तो न्यूक्लियस का एक स्ट्रक्चर, एक शेप और वो सब मेंटेन रहेगा ना, जब तक ये सब है ना। तो इसीलिए भाई ये हमेशा एक दूसरे से साथ रहते हैं, इसीलिए इसको हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बोलते हैं ना। एल्गी और फंजाई भी कहीं कहीं लिखा गया है वो हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शो करते हैं, लेकिन वो वहां पे नहीं शो होता है ना। वो आपके क्या होते हैं, वो जनरली आपस में एसोसिएट होके दूसरा बनाते हैं, लाइकेन बनाते हैं, वहां पे वो गलत दिया है। ठीक, आप इस यहाँ पे जानिएगा केवल एक जगह, और हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप होगा जो ये क्रोमेटिन थ्रेड होता है। यहाँ बीच में देखिए आर्यन्ने, ये बेचारा कबाब में हड्डी है, ये पहला इक्स वाला इसका वो है देखो ये बेचारा इसके चक्कर में रहता है आर्यन्ने, आर्यनवा डीएनए और प्रोटीन के चक्कर में कि जो है मिल जाए हमको, लेकिन कोई नहीं मिलता इस बेचारे को। हाँ, तो ये बीच में कबाब में हड्डी बना रहता है ना। लेकिन भाई ये आगे चल के हेल्प करेगा, किसमें, प्रोटीन बनाने में आरएनए हेल्प करता है ना। तो ये क्रोमेटिन थ्रेड हो गया। अब क्रोमेटिन भी दो प्रकार के, एक यू क्रोमेटिन, एक हेट्रोक्रोमेटिन। यू क्रोमेटिन आपका थिन होता है, लाइट कलर का होता है और ज्यादा उलझा नहीं रहता, कम कंडेंस होता है। और हेट्रोक्रोमेटिन थिक होता है, मोटा होता है, डार्क कलर का होता है और मच कंडेंस्ड होता है। तो ये दो प्रकार का होता है क्रोमेटिन थ्रेड, यू और हेट्रोक्रोमेटिन, जो आप आगे पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद भाई देखेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है। इसके अंदर जो द्रव भरा होता है ना, विटामिन, मिनरल्स और सब्सटेंस, उसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, केंद्रक द्रव्य ना। ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका, ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है ना। यहाँ देखिए न्यूक्लियर पोर है ना, न्यूक्लियर पोर। यहाँ क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से सब्सटेंस न्यूक्लियोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, ये लगातार इसी पोर के द्वारा क्या होते हैं, अंदर बाहर आते रहते हैं। यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा है तो यहाँ जा जाएंगे, यहाँ ज्यादा है तो यहाँ, जैसे पड़ोसी के यहाँ ज्यादा कुछ बन गया तो भैया वो अपने पड़ोसी के यहाँ दे देगा ना, और उस पड़ोसी के यहाँ अगर ज्यादा कोनो चीज बन गया तो इसको दे देगा। बोलो भाई, तो भाई ये या कम पड़ा तो जाके वहां से ले लेगा, ज्यादा हुआ तो उसको दे देगा। तो ये आना जाना या कह सकते हैं लेन देन यहाँ पे वो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता रहता है ना। न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियोप्लाज्म, किसके द्वारा, इसी पोर के द्वारा, न्यूक्लियर पोर के द्वारा। समझ में आया कि नहीं। उसके बाद अगर हम अब देखेंगे ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये जान ही रहे हैं, ये यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो सब पाया जाता है ना, प्रोकैरियोट में जनरली एब्सेंट होता है। ठीक, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जान ही रहे हैं ना, ये रफ और स्मूथ दोनों होते हैं। ठीक, अब अगर हम एक एक बात करें इसके स्ट्रक्चर का, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखिए, इट इज आल्सो कॉल्ड एज न्यूक्लियर इनवेलप, इसको न्यूक्लियर इनवेलप के नाम से भी जानते हैं। इट इज मेड फ्रॉम two membranes, that is outer and inner membrane. The outer membrane of the nucleus is continue with ER. outer membrane जो होता है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कंटिन्यू होता है। इन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पोर आर प्रेजेंट, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में पोर पाया जाता है। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंटेन क्रोमेटिन थ्रेड। इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो क्या होता है, क्या कंटेन किया रहता है बच्चा, ये क्रोमेटिन थ्रेड या क्रोमेटिन धागे को कंटेन किया रहता है ना। क्रोमेटिन थ्रेड विच कनेक्ट विथ न्यूक्लियर लैमेला, न्यूक्लियर लैमेला को कनेक्ट करता है। नेक्स्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज फ्लूइड सबस्टेंस, फ्लूइड सबस्टेंस सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये फ्लूइड सबस्टेंस है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। इट कंटेन न्यूक्लियोलस, ये कंटेन किया रहता है न्यूक्लियोलस। क्रोमेटिन थ्रेड, न्यूक्लियोप्लाज्म consist of the carbohydrate like the glucose, ribose, deoxyribose. It contains the protein, fat, amino acid and several ion, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम को कंटेन किया रहता है। न्यूक्लियोप्लाज्म ना, अभी हमने बताया ग्लूकोज, राइबोज, तमाम ये शर्करा को कंटेन किया रहेगा ना।
उसके बाद क्रोमेटिन, दीज आर फाइबर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, some protein and transcribing RNA ना. The protein associated with chromatin are mainly histone protein. During cell division the chromatin condenses and become a thick enough to form a specialized structure. सेल डिवीजन के समय जो क्रोमेटिन होता है मोटा हो जाता है ना, वो आगे चल के किसके रूप में, कोई स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्रोमोसोम के रूप में दिखता है, क्योंकि सेल जब तक डिवीजन नहीं करता तो उसके अंदर धागे नुमा रचना दिखता है, डीएनए और वो सब वाला ना. लेकिन जब वो सेल डिवीजन की कंडीशन पहुंचता है मेटाफेज से कि लेट मेटाफेज वगैरह में, तब वो क्रोमोसोम के रूप में क्या होता है, वो विजिबल होता है, दिखाई देता है. क्रोमेटिन आर जनरली टू टाइप, दो प्रकार क्रोमेटिन, एक यू और एक हेट्रोक्रोमेटिन. यू क्रोमेटिन हमने बताया लाइट कलर का होता है, कम कंडेंस्ड होता है ना, और थिन होता है, पतला होता है. ये मोटा होता है, मच कंडेंस्ड होता है और डार्क कलर का होता है ना. उसके बाद नेक्स्ट है न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियोलस वाज डिस्कवर्ड बाय द फोंटाना. न्यूक्लियोलस को किसने डिस्कवर किया है, फोंटाना नामक वैज्ञानिक ने क्या किया है, इसको डिस्कवर्ड किया है इन 1781 में. इट इज नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर. ये नॉन मेम्ब्रेनस स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, मतलब इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता, और कैसा होता है, और गोलाकार होता है. ठीक है, गोलाकार होता है. जैसे कहू कहू को मुंह बहुत गोलाकार होता है, गोला गोला, हाँ, छोटा सा गोला सा रहते हैं हाँ कुछ लोग का, वैसे ही गोलाकार होता है ये भी. ठीक. इट इज प्रेजेंट इन न्यूक्लियोप्लाज्म. कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में ना. न्यूक्लियस इज मेनली कंपोज्ड ऑफ एमआरएनए. न्यूक्लियोलस किसका बना होता है, एमआरएनए का बना होता है ना. एंड प्रोटीन, एमआरएनए और किसका बना होता है, प्रोटीन का बना होता है ना. द प्रोटीन आर द एक्सक्लूसिवली फास्फोप्रोटीन. जो प्रोटीन होता है किसका, क्या क्या होता है, फास्फोप्रोटीन होता है. आरएनए इज सिमिलर टू राइबोसोमल आरएनए. जो आरएनए होता है राइबोसोमल आरएनए के जैसा होता है. ए रिंग ऑफ द डीएनए इज आल्सो फाउंड. ए रिंग ऑफ डीएनए जो होता है आल्सो प्रेजेंट होता है ना, which represent the heterochromatiन. जो किसको रिप्रेजेंट करता है, हेट्रोक्रोमेटिन. रीजन ऑफ क्रोमोसोम एसोसिएटेड विद न्यूक्लियोलस. जो किसके एसोसिएटेड है, न्यूक्लियोलस के. इन एडिशन द एंजाइम लाइक एसिड फॉस्फेटेज, न्यूक्लियोसाइडेज, फास्फोरिलेज एंड डीएनपी सिंथेसाइजिंग एंजाइम आर द फाउंड. ठीक. अब अगर हम फंक्शन की बात करें, ये सब एंजाइम मोस्ट रूप से पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, जो भाई वो सेल डिवीजन या कह सकते हैं आगे ऑक्सीडेशन वगैरह में वो भी हेल्प करने का कार्य करते हैं, है ना. और मेन रोल होता है न्यूक्लियोलस का सेल डिवीजन में. जब हम सेल डिवीजन आगे पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे. अगर हम फंक्शन की बात करें बच्चा राइबोसोम की, तो राइबोसोम के कई फंक्शन है ना. उसमें से सबसे पहला है सेल डिवीजन अकर ड्यू टू द न्यूक्लियस. तो सेल डिवीजन होता है कोशिका विभाजन और न्यूक्लियस के कारण होता है. दूसरा इट रेगुलेट द फंक्शन ऑफ द सेल. ये सेल के फंक्शन को रेगुलेट करता है. क्यों, क्योंकि कोशिका का मस्तिष्क या कोशिका का ब्रेन कहते हैं ना. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस अकर बाय द न्यूक्लियस इन विच आरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए. जो ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस होता है अकर बाय न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के द्वारा होता है, इन विच जिसमें आरएनए इज फॉर्म्ड बाय डीएनए, जिसमें डीएनए के द्वारा आरएनए बनता है. न्यूक्लियस जनरली स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन. न्यूक्लियस जनरली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, दैट इज डीएनए एंड आरएनए को. ठीक. इट कंट्रोल ऑल द सेलुलर फंक्शन. ये सभी सेलुलर फंक्शन को कंट्रोल करता है ना. सेल के अंदर सभी फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस, क्योंकि ब्रेन ऑफ द सेल है भैया, बोलो. इट विल हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ द स्ट्रक्चरल प्रोटीन. ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन को बनाने में हेल्प करता है. इट प्रोसेस all the information required for growth, metabolic and development of the organism. ये क्या प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन, सभी इंफॉर्मेशन सूचनाओं को रिक्वायर्ड फॉर, जो किसके लिए रिक्वायर्ड होता है, ग्रोथ, मेटाबॉलिक, डेवलपमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. जो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ, मेटाबॉलिक और डेवलपमेंट में जो हेल्प होता है ना, जो रिक्वायर होता है, सब में ये हेल्प करता है. राइबोसोमल सब यूनिट फॉर्म्ड बाय न्यूक्लियस. जो राइबोसोमल सब यूनिट होता है वो भी न्यूक्लियस के द्वारा क्या किया जाता है, वो बनाया जाता है ना. इस प्रकार ये आपका क्या हुआ बच्चा, ये न्यूक्लियस आपका समाप्त हुआ. आगे के क्लासेस में हम लोग बच्चा इसके बाद जो है ना सेल डिवीजन और डीएनए है ना, और डीएनए का सुपर क्वाइलिंग मॉडल जो है आपका, है ना,
वाटसन क्रिक का जो मॉडल है ना, वो सब हम एक एक करके अगले लेक्चर में आपको क्या करेंगे, अपलोड करेंगे। आप लोग आशा करते हैं भैया आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते होंगे और दशहरा की ना, यानी अधर्म पे धर्म की जीत जो हुई थी ना, विजयदशमी की आप लोगों को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हम आशा करते हैं कि भाई आप लोग भी जो असत्य को छोड़कर सत्य के राह पे चलेंगे और अपने जीवन को आने वाले जो फ्यूचर आपका है उसको ब्राइट करेंगे ना। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ द स्टूडेंट।